आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गोपाल स्टडी स्टूडियो में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं टाइमिंग बेल्ट के फेलियर के रीजन। नॉर्मली मैंने पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि टाइमिंग बेल्ट होती क्या है, टाइमिंग बेल्ट में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। बट मैं आज आपको बताने वाला हूं कि जो आपकी टाइमिंग बेल्ट है उसके फेलियर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला रीजन है मिस अलाइनमेंट ऑफ बेल्ट। तो दोस्तों मिस अलाइनमेंट दो टाइप का होता है। पहला है, देखिए यहाँ पे जो पहला आपको दिख रहा है ये है पैरेलल मिस अलाइनमेंट। आपको दिख रहा होगा कि एक पुली दूसरी पुली के पैरेलल मिस अलाइन है। नॉर्मली इसको यहाँ पे होना चाहिए था इसके बराबर में, ताकि बेल्ट जो है हमारी सीधी ड्राइव कर सके। बट हो क्या रहा है, यहाँ पे बेल्ट हमारी दोनों पुली सामने ना होके एक ऊपर और नीचे, जिसके कारण जो बेल्ट है वो इंक्लाइन में चलेगी, जिससे कि बेल्ट का वियर एंड टियर जल्दी हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो मिसअलाइनमेंट होता है वो होता है एंगुलर मिसअलाइनमेंट, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पे जो पुली आपको दिख रही होगी ये टेपर में दिख रही है। तो टेपर में होने की वजह से जो बेल्ट है वो प्रॉपरली मैच नहीं होगी टीथ के साथ, और वहां पे वियर एंड टियर बहुत जल्दी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ अगर पिक्चर देखते हैं तो मिसअलाइनमेंट से जो बेल्ट में इश्यूज आते हैं वो कुछ इस तरीके के होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं अनइवन वियर एंड टियर ऑफ टीथ। यहाँ पे दूसरे में आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए इसका जो फ्लैंक एरिया है वो डैमेज हो रहा है बेल्ट का, और यहाँ पे देखिए लॉस ऑफ टीथ, मतलब कि जो बेल्ट के टीथ हैं वही यहाँ से रिमूव हो चुके हैं। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आती है मिस अलाइनमेंट से। मिस अलाइनमेंट नॉर्मली क्या होता है कि जब भी हम सपोज कभी डिसमेंटल करते हैं कुछ चीज को, और वहां पे फिर प्रॉपरली अगर लगाए ना, या असेंबली में कुछ दिक्कत हो जाए, लाइक स्पेसर हम सही से यूज नहीं किए, या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं जो कि रीजन बनता है मिसअलाइनमेंट का। तो आप टेक केयर कीजिए कि आपका जो पुली है वो दोनों ही पुली, ड्राइव पुली और ड्रिवन पुली, दोनों ही प्रॉपरली अलाइनमेंट रहे, ताकि जो बेल्ट फेलियर को कम करा जा सके। अगला जो रीजन है दोस्तों वो है एक्सेसिव लोड। एक्सेसिव लोड का मतलब है कि ज्यादा लोड, जितना बेल्ट डिजाइन है जिस लोड के लिए, उससे ज्यादा लोड बेल्ट के ऊपर आ रहा है। तो बेल्ट के ऊपर अगर ज्यादा उसकी कैपेसिटी से ज्यादा लोड आएगा तो नॉर्मल सी बात है बेल्ट फेलियर होने के ज्यादा चांस है, और बेल्ट आपका हो सकता है बहुत जल्दी फेलियर हो जाए। तो नॉर्मली एक्सेसिव लोड आता क्यों है? एक्सेसिव लोड तभी बेल्ट पे आता है जब कहीं ना कहीं ड्राइव या ड्रिवन एंड में जामिंग हो। सपोज आपका स्पिंडल कोई बेल्ट है या कोई मोटर है जो स्पिंडल को घुमा रही है, और स्पिंडल कहीं ना कहीं बेरिंग्स आपके खराब हो चुके हैं, तो वहां पे जो लोड होगा वो परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा लोड का, जिसके कारण जो एक्सेसिव लोड जो बेल्ट्स पे आएगा, अगर वो बेल्ट ड्राइव है और वहां पे बेल्ट का जब लोड ज्यादा होगा तो वहां पे टेम्परेचर भी ज्यादा राइज होने के चांस हैं। टेम्परेचर राइज होगा तो वहां पे या तो इस तरीके का डैमेज आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों टीथ के बीच का एरिया जो है वहां पे जो कॉर्ड्स है वो वियर एंड टियर हो रही है, कॉर्ड्स तक का एरिया वहां पे दिखने लग गया है। या फिर हो सकता है ओवरलोड की वजह से एकदम से सडन जर्क भी यहाँ पे बेल्ट में आ सकता है, और बेल्ट इस तरीके से टूट सकती है। तो एक्सेसिव लोड को तो दोस्तों इसके लिए आप ये ध्यान रखिए कि बेल्ट के जो दोनों ही एंड हैं, जो जो बेल्ट जिसको रोटेट कर रही है, दोनों को अटैच कर रही है, वो स्मूथ रहें, वहां पे टेम्परेचर उस एरिया का ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं जो कि एक्सेसिव जो वियर है उसको कम करेगा। तीसरा है दोस्तों अंडर टेंशन बेल्ट। अब अंडर टेंशन बेल्ट क्या है, नाम से ही आप समझ रहे होंगे, अंडर टेंशन का मतलब हो गया कि कम टेंशन। तो नॉर्मली जब भी हम बेल्ट को टेंशन देते हैं तो उसका कुछ टेंशन के पैरामीटर्स होते हैं। टेंशन की वैल्यू होती है कि कितना हमें बेल्ट को टेंशन देना है। तो बेल्ट का टेंशन ना तो कम होना चाहिए एज पर डिजाइन, ना ही ज्यादा होना चाहिए। दोनों ही में हमारा जो दोनों ही केसेस में जो होता है बेल्ट की लाइफ कम होती है, चाहे वो ओवर टेंशन हो या फिर अंडर टेंशन। अंडर टेंशन का मतलब हो गया कि रिक्वायर्ड से कम टेंशन। तो रिक्वायर्ड से कम टेंशन, अगर सपोज आप इस पिक्चर को देख रहे हैं, अगर कम टेंशन होगा तो क्या होगा दोस्तों, होगा क्या, बेल्ट कभी अगर सपोज यहाँ पे हमारी ये यहाँ पे पुली लगी हुई है तो बेल्ट कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, कभी इस डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि वो फिक्स नहीं हो रही है प्रॉपरली ड्यू टू लूज टेंशन। तो अंडर टेंशन की वजह से वो इधर उधर मूव करेगी, और मूव करने से जो आप देख रहे होंगे टीथ है जो देखिए, तो यहाँ पे भी वियर होंगे, इस एरिया में भी, इस एरिया में भी वियर होंगे। तो होगा क्या,
सपोज इस तरीके का टीथ है हमारा, तो इस एरिया में भी वियर होने पे और इधर भी वियर होगा तो ये जो टीथ होगा कुछ इस तरीके का शेप हो जाएगा। मतलब कि जो हमारा यू शेप का टीथ है वो ट्रायंगल शेप में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस तरीके से आप समझ लीजिए कि अगर इस तरीके से अगर ये फेलियर हो रहा है तो इसका मतलब जो कहीं ना कहीं जो बेल्ट का टेंशन है वो कम है। तो इससे होता है अनइवन वियर, एक तो होता है बेल्ट के अंदर, और दूसरा नॉइज जनरेट होता है जब बेल्ट मूवमेंट करती है ड्यू टू वहां पे ओवरलैपिंग हो रही होती है, या फिर जो बेल्ट है वो पुली के टीथ से जो कि नॉर्मली टच नहीं होने चाहिए वहां पे टच करती हैं, और दैट लीड टू हाई नॉइज एंड वाइब्रेशन इन द ड्राइव। सो दिस इज अ अंडर टेंशन बेल्ट। देन नेक्स्ट इज वीक डिजाइन स्ट्रक्चर। अगर हम वीक डिजाइन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर देखिए नॉर्मली क्या होता है कि एक हमारे पास ड्रिवन पुली है, एक ड्राइवर पुली है। तो ड्रिवन और ड्राइवर जो दोनों पुली होती हैं वो रिजिड इनफ होनी चाहिए, मतलब कि जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसका रिजिड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि वहां पे वाइब्रेशन आ रहे हो। तो अगर वाइब्रेशन ड्राइवर एंड या ड्रिवन एंड में कहीं भी वाइब्रेशन होंगे तो जो बेल्ट है वो शेकी शेकी मोशन उसमें आ सकता है। वाइब्रेशन होने से उसका जो मूवमेंट है वो मूवमेंट स्मूथ नहीं होगा, और कहीं ना कहीं वो अनइवन लोड का रीजन बनेगा बेल्ट के ऊपर, और उससे भी बेल्ट फेलियर के चांसेस हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं कहीं मैंने खुद फेस किया हुआ है। एक्चुअली हमारा एक मशीन पे बेल्ट बहुत ज्यादा फेलियर हो रहा था। तो फेलियर होने का रीजन एक चीज था उसमें कि वहां पे स्पिंडल बेल्ट भी सही थी, स्पिंडल ड्राइव सही थी, मोटर ड्राइव भी रिजिड थी। मतलब कि मोटर ड्राइव जो मोटर के एंड पे भी जो पुली थी वो सही से अलाइन थी, रिजिड थी, कोई वाइब्रेशन नहीं था। स्पिंडल साइड भी वो सही से जो भी स्ट्रक्चर था उसका वो अच्छा था, लेकिन उसमें दिक्कत ये थी टेंशनर पुली की। तो नॉर्मली उसमें टेंशन के लिए एक टेंशनर पुली दी गई थी बीच में, बट जो टेंशनर की पुली की असेंबली थी दैट इज नॉट इनफ रिजिड। तो रिजिड ना होने की वजह से वो टेंशनर पुली कभी इसमें टेंशन बढ़ा देती थी और कभी कम कर देती थी। तो होता क्या था, वो अनइवन वियर होने की वजह से, अनइवन टेंशन होने की वजह से, और वहां पे वाइब्रेशन जनरेट होते थे। तो वाइब्रेशन जनरेट होने से वो बेल्ट फेलियर का रीजन बनती थी। नॉर्मली ये तब भी होता है जब आपका सपोज जैसे कि आप अगर मोटर के आगे एक पुली लगी हुई है और पुली अगर वो पुली और मोटर की शाफ्ट में कहीं ना कहीं वियर आउट हो चुका है, मतलब कि पुली शाफ्ट में अच्छे से नहीं बैठी है, या फिर शाफ्ट में बोलूं शाफ्ट या पुली का जो आईडी है वो वियर हो चुका है, तो होगा क्या वहां पे, तो कीवे उसका वियर आउट हो जाएगा। कीवे वियर आउट होने से वहीं वहां पे भी इसी तरीके का वाइब्रेशन या फिर देखिए लूज ड्राइव जनरेट होगा, जिसकी वजह से वहां पे बेल्ट के फेलियर होने के रीजन है। तो ये हो गया चौथा रीजन। फिफ्थ रीजन है देखिए दोस्तों, डैमेज और वॉर्न आउट पुली। तो ये तो आप सभी समझते हैं कि अगर डैमेज पुली होगी, तो डैमेज पुली आप यहाँ पे देख सकते हैं, डैमेज पुली होगी तो यहाँ पे एरिया जो भी डैमेज होगा वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर बेल्ट भी चल रही है। तो डैमेज होने से पुली का शेप चेंज हो जाता है। पुली के जो टीथ हैं इस तरीके के होंगे सपोज, और इस तरीके के हो जाते हैं। तो ये भी क्या होते हैं, एक शार्प एजेस बन जाते हैं यहाँ पे, और उन शार्प एजेस की वजह से क्या होता है, जब भी यहाँ पे बेल्ट चलती है, सपोज यहाँ पे हमारी बेल्ट मूव कर रही है, ये पुली के टीथ है, तो ये कहीं ना कहीं वो शार्प एजेस बेल्ट पे लगते हैं, और जो बेल्ट का एरिया है जो भी शार्प एजेस के कांटेक्ट में आता है वो डैमेज होता चला जाता है, जिसकी वजह से भी हमारी जो बेल्ट है वो फेलियर होती हैं। तो वॉर्न आउट पुली को तो आप विजुअली भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि वॉर्न आउट पुली दिखाई देती है। अगर वहां पे कहीं ना कहीं आपकी जो पुली है उनके टीथ प्रोफाइल का शेप चेंज हो रहा है, तो वहां पे आप उनको रिप्लेस कर दीजिए ताकि हमारा बेल्ट जो फेल होने से बच सके। फिर आता है छठा रीजन, डेब्रिस इन द टाइमिंग पुली और ड्राइव। तो डेब्रिस का मतलब दोस्तों यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। सपोज जो भी सपोज आपके जो जहां पे भी ड्राइविंग कर रही है बेल्ट, वहां पे एरिया में फाइन डस्ट आ रहा है सपोज, या फाइन मेटल चिप्स आ रहा है, या फिर कूलेंट आ रहा है, तो इस तरीके के जो भी एब्रेसिव या फॉरेन पार्टिकल्स आने की वजह से होता क्या है, ये जैसे कि मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं, इस तरीके के टीथ हमारे बेल्ट के ऊपर होते हैं। तो अगर यहाँ पे हमारी सपोज पुली चल रही है, इस तरीके से ये टीथ की पुली है, तो यहाँ पे अगर सपोज मेरा कुछ फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो होगा क्या, फॉरेन पार्टिकल आने की वजह से जो पुली और बेल्ट के बीच का गैप है, जो पुली और बेल्ट के बीच का एयर गैप है,
वो फिल हो जाएगा। एयर गैप नॉर्मली बेल्ट को ठंडा भी करता है, बेल्ट को स्मूथली मतलब कि कांटेक्ट एरिया वहां पे कम करता है, ताकि जो बेल्ट जो ड्राइव है वो लेस नॉइज के साथ चल सके। बट डेब्रिस आने से या फॉरेन पार्टिकल आने से होता क्या है, वो चीज भर जाती है यहाँ पे, और ये फिर जो फ्रिक्शन जनरेट होता है कहीं ना कहीं पुली और जो बेल्ट के बीच में, और वो कहीं ना कहीं फ्रिक्शन जो जनरेट होता है वो वियर एंड टियर करता है बेल्ट के मटेरियल को और पुली के मटेरियल को भी। तो उसकी वजह से भी मोस्ट ऑफ द केसेस वहां पे बेल्ट फेलियर होता है। या फिर मैं बोलूं जैसे सपोज रबर का मटेरियल, हमारा जो बेल्ट का रबर जो बेल्ट का मटेरियल है वो रबर का है, और वहां पे कूलेंट या फिर कुछ ऐसा केमिकल आ रहा है जो कि रबर बेल्ट के लिए सुटेबल नहीं है, मतलब कि जिससे कि जो बेल्ट का रबर का मटेरियल है वो एक तरीके से कंटेमिनेट हो रहा है। तो वहां पे भी जो बेल्ट की लाइफ है वो बिल्कुल एकदम से डिटोरेट हो जाएगी, और कुछ इस तरीके के क्रैक भी बेल्ट में दिख सकते हैं। तो ये या तो एक्सेसिव लाइफ हो चुकी है बेल्ट की, उसकी वजह से भी होता है, या फिर अगर आपके जो कंटेमिनेशन है बेल्ट के एरिया में वो भी है तो इसी तरीके का कुछ आपको दिखता है। तो अगर आपका जहां पे भी बेल्ट मूव कर रहा है तो वहां पे आप जितनी आप कोशिश करिए कि वहां पे जो फॉरेन डस्ट या पार्टिकल ना जाए, क्योंकि इसका और एक नुकसान भी ये होता है कि अगर फॉरेन पार्टिकल बीच में जाएंगे तो कभी कभी बेल्ट में टेंशन जनरेट हो जाता है, ज्यादा टेंशन जनरेट हो जाता है। अगर आपने बेल्ट का टेंशन सही भी करा है और अगर बीच में कोई पार्टिकल आ जाते हैं तो वो बेल्ट को स्ट्रेच करते हैं। तो आप एक इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि सपोज इस तरीके से मैं एक बेल्ट बना रहा हूं और यहाँ पे कुछ पुली चल रही है। अगर ये पार्टिकल बीच में है तो ये कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बेल्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। बेल्ट को स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे तो बेल्ट एकदम से उसका जो टेंशन है वो कम ज्यादा चेंज होगा, और वहां पे बेल्ट के फेलियर के पूरे पूरे चांस हैं। सातवां और लास्ट रीजन में जो आपको बता रहा हूं, इसके अलावा भी बहुत से रीजन हो सकते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन रीजन है। यहाँ पे जो सातवां रीजन है ये क्रिम फेलियर है। क्रिम फेलियर नॉर्मली हैंडलिंग ऑफ बेल्ट से होता है। जब बेल्ट या तो स्टोरेज आपने सही नहीं किया हुआ है या फिर आप बेल्ट को सही से हैंडल नहीं कर रहे हो, तो ये क्रिम फेलियर एक कॉमन फिनोमिना है जिसकी वजह से भी बेल्ट फेल होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर बेल्ट को आप इस तरीके से कई बार स्टोरेज में आपने बंडल बना के ऐसे मोड़ दिया गया है बेल्ट को एक तरीके से। अगर आप नीचे वाली प्रोफाइल देखेंगे, नीचे वाली पिक्चर देखेंगे, तो यहाँ पे मिनिमम बैंड आपको दिखाया गया है, यहाँ पे मिनिमम फॉरवर्ड बैंड आपको दिखाया हुआ है। लेकिन कई बार स्टोरेज के टाइम पे या बेल्ट को हैंडलिंग के टाइम पे आप इस तरीके से आप बेल्ट मोड़ देते हैं या बेल्ट को फोल्ड कर देते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे देखिए क्रिम्पिंग हो जाती है। आपको दो एरिया दिख रहे होंगे, ये क्रिम्पिंग वहां पे जनरेट हो रही है। तो क्रिम्पिंग जनरेट होने से बेल्ट इस तरीके से बीच में से फेल आराम से हो सकती है, क्योंकि वो नॉर्मली कॉर्ड्स जो होती हैं उसकी वहां से वीक हो जाती हैं, और वो या तो रखे रखे भी काफी ज्यादा ऑलरेडी डैमेज हो चुकी होती है, और जैसे ही उसको यूज करते हैं ड्यू टू उसी एरिया में वहां पे स्ट्रेस डेवलप होने की वजह से बेल्ट फेलियर हो जाती है। तो दोस्तों ये सारे रीजन है बेल्ट फेलियर के। कुछ और रीजन भी हो सकते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन रीजन हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि किस तरीके के टाइमिंग बेल्ट में फेलियर्स होते हैं, और इनमें से कुछ फेलियर्स आपने फेस भी करे हो। तो अगर इससे अगर आप अपने एरिया में देखिए कि किस तरीके के फेलियर आपके एरिया में बेल्ट्स के हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर इनसे मिलते जुलते हैं तो आप उस पर एक्शन ले सकते हैं और जो टाइमिंग बेल्ट की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं। तो आगे भी बने रहिए मेरे साथ कुछ इसी तरीके के टेक्निकल वीडियोस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।